हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है 6th क्लास की, उसका सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हमको देते चलें। अगर आप चैप्टर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ उस पर नोट्स भी बनाते चलें ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एक बार में कंसेप्ट ना भी समझ में आए तो आप एक बार और उसे देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक से मतलब ये है, वास्तविक प्रतिरूप का मतलब ये होता है कि ग्लोब जो आपकी कक्षा में आपको मिलेगा, जो ये दिखाया हुआ है, सच में ही पृथ्वी कुछ इस प्रकार की दिखती है। उसके अलावा जो ये लाइनिंग है या इस तरीके के जो अक्ष दिखाए गए हैं, ये सब काल्पनिक हैं। ऐसा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बीच का मॉडल है पृथ्वी का, वो बिल्कुल वास्तविक ऐसा ही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी ग्लोब के बारे में बताता है। ग्लोब भिन्न प्रकार के आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया ये लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ये जो ग्लोब है, इस पे जो जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे ये एक पूरा महाद्वीप है, ये एक देश हमारा प्यारा भारत, और ये बड़ा सा महासागर। ठीक है, तो इसको सही आकार में दिखाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी के समान किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी पर किसी भी समान गोले या बिंदु का अध्ययन करना बड़ा ही कठिन है। यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। स्थिति के बारे में ही जानने के लिए ये चैप्टर है पूरा, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये स्थिति को ही बताएगा कि अगर एक बिंदु की हमें स्थिति निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, हम डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या बताता है कि ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसे कहते हैं विषुवत वृत्त। अदर भाषाओं में इसको भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर ये भी कहते हैं। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा, मतलब पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ये वाली विषुवत रेखा जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। आगे, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। जिस तरीके से हमने माना है ये विषुवत वृत्त है, तो ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे का पार्ट दक्षिण गोलार्ध कहलाया जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। मतलब अगर हम सेब को बीच में से काटें तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों इक्वल होंगे। ये इसी प्रकार आधे आधे होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये काल्पनिक की जो बात कर रहा है, मतलब ऐसी कोई पृथ्वी पर लाइन नहीं है, ये काल्पनिक है। हमने इसको माना है कि ऐसा भी कुछ पार्ट हो सकता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश मतलब डिग्री में मापा जाता है। अब ये जितनी भी आपको ये लाइनें दिख रही हैं, इनको अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा इनको आप वृत्त भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी पर चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः आपका इसका माप होगा 360 अंश, यानी 1/4 यानी 90 अंश। ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ।
ये बताना चाहता है कि अगर हम पृथ्वी को, ये पूरा पृथ्वी है जिस तरीके से, तो इतना जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है, और इसके नीचे का जो पार्ट है, ये 90-90 डिग्री के होंगे। तो अगर हम एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इसके नीचे का हो गया, 2 पार्ट, और ऐसे ही 2 पार्ट अपोजिट साइड होंगे। ये उसको बताना चाहता है कि अगर हम विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। एक बार फिर से समझते हैं। ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ की दूरी, एक ये वाली, एक इसके नीचे हो गई दक्षिण ध्रुव तक। इसी तरीके से ठीक इसके पीछे की और उसके इधर से पीछे की 4 पार्ट हो गए। यानी अगर हम एक शेप को ऐसे रखें तो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट, इस बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही 90 अंश के होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उदाहरण के लिए, अब यहाँ पर उदाहरण से काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो, ये दोनों एक जगह हैं, एक महाराष्ट्र में है, एक आपकी ब्राज़ील में है। दोनों ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि अगर ये विषुवत वृत्त है, सॉरी इसको मैं लाइन ले लेता हूँ, ये विषुवत वृत्त है, तो यहाँ पर कहीं चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तर में, और यहाँ पर कहीं ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टो है, ठीक है। हालांकि दोनों ही 20 डिग्री पर हैं, लेकिन एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। वो स्थिति को बताना चाहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं, आइए चलते हैं इस पर। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, ठीक है, जो कि अभी इन्होंने ये दी हुई हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 से ही 1/2 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66 से ही 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आइए इसको मैप पे समझते हैं। विषुवत वृत्त, ये 0 डिग्री की जो लाइन है, ये विषुवत वृत्त है। उत्तर में 23 डिग्री 1/2 डिग्री, इसको कर्क रेखा, ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 से 1/2 डिग्री, और इसी प्रकार नीचे दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अंत में पॉइंट है, ये यहाँ पर कोई रेखा नहीं होती, 90 डिग्री का पॉइंट होता है जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे की तरफ, अब इसी के आधार पर पृथ्वी को कुछ ताप कटिबंध में बांटा गया है। ताप कटिबंध मतलब टेम्परेचर की यहाँ पर बात होगी कि सूर्य कितना कहाँ पर उपस्थित रहता है, ठीक है। तो कटिबंध के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर ताप कटिबंध मकर रेखा एवं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में सिर के ऊपर, ठीक सिर के ऊपर एक बार जरूर आता है। जैसा कि हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं भारत में, हमारा जो 23 डिग्री 1/2 डिग्री कर्क रेखा है, वो बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमने ये कई बार देखा है कि गर्मियों में सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है और हमारी परछाई बिल्कुल 0 बनती है। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी। तो कह रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय इंग्लिश में टेम्परेट जोन, जहाँ पर टेम्परेचर साल में लगभग समान ही चलता है, ठंड वगैरह तो होती है, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो धूप पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो इसी एरिया में मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं
इतने बीच में सूर्य सर के ऊपर एक ना एक बार जरूर आएगा। पूरे 365 दिन में एक बार सर के ऊपर सूर्य जरूर आएगा, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, उष्ण कटिबंध। लेकिन इसके बाद का कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे ये वाला एरिया, यहाँ पर कभी भी सूर्य सर के ऊपर नहीं आएगा। मतलब इनका अगर हम सरल शब्दों में समझे तो एक दिन सूर्य यहाँ होता है, और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है दक्षिण की तरफ, तो सिर्फ वो यहाँ तक ही जा पाएगा, मकर रेखा तक। उसके बाद यहाँ पहुँचने से, मकर रेखा से पहुँचने पर वो वापस विषुवत व्रत की तरफ चलना शुरू करेगा, जो कि जिससे हमारे सर्दी गर्मी होते हैं, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो कर्क रेखा पर पहुँचेगा फिर कर्क रेखा से वापस चलेगा। तो मतलब इतने ही बीच में सूरज आदान प्रदान करता है। तो ये हमारा टेम्परेट जोन है। उसके बाद आगे अब इन्होंने जो बताया, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। ऐसे क्षेत्र क्या होता है, ना इनमें ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन क्षेत्रों को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट जोन। मतलब लगभग यहाँ का टेम्परेचर साल भर 15 डिग्री 20 डिग्री, और जब सर्दियाँ आती है तो लगभग 5-7 डिग्री तक रहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये बताते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत तथा उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव तक, ये क्षेत्र इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ पर पूरे साल सूर्य कभी ऊपर चढ़ता नहीं है। और लगभग यहाँ पर अगर उत्तर में सूर्य है तो दक्षिण में 6 महीने की रात रहती है, और दक्षिण में सूर्य है तो उत्तर में 6 महीने तक रात होती है। इसका तात्पर्य क्या है, इसके ऊपर का ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं फ्रीज जोन, जहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है और टेम्परेचर कभी भी 5 डिग्री 6 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। सर्दियों में माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सूर्य नहीं पहुँचता, उष्मा ज़्यादा नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ पर सर्दियाँ रहती हैं। अब आते हैं देशांतर पे। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रशांत, अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इन्होंने, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। ठीक है, आगे उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूरब या पश्चिम, मतलब कौन सी रेखा है, पूरब की है या पश्चिम की है। जैसे मैं इसका आपको बताता हूँ, ये कहाँ की बात कर रहा है। इन्होंने जो बताया, प्रशांत महासागर में टोगो द्वीप, ये वाला टोगो द्वीप प्रशांत महासागर 20 डिग्री लगभग, अगर ये 0 डिग्री है तो लगभग यहाँ की कहीं की बात होगी 20 डिग्री, और यहाँ की कहीं की बात होगी 20 डिग्री। ये दोनों सेम एक ही 20 डिग्री पर होंगे दक्षिण में। लेकिन अब ये जो लंबवत लाइनें हैं जिनको हमने देशांतर रेखा कहा है, इनकी स्थिति का पता लगाना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे कि ये पूरब में है या पश्चिम में है। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं। मतलब ये लाइनें जो हैं इनको देशांतर या याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये अर्धवृत्त हैं, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अब इनको मैं बहुत ही अच्छे से एक बार आपको डिफाइन करता हूँ, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं, वो लगभग पूरी पृथ्वी पर गोल हैं। अगर ये यहाँ तक है, इसके बाद फिर एक ये है, एक ये है, ये सभी अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से गोल हैं। इनको वृत्त कहते हैं, ये पूरे वृत्त हैं। वहीं पर जो इन्होंने देशांतर बताया वो अर्धवृत्त हैं। क्यों? बिकॉज जो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, वो ध्रुवों पर वो रेखाएं मिलती हैं, इसलिए अर्धवृत्त हैं। हम इनको पूरे वृत्त नहीं मानते, हम इनको अर्धवृत्त ही मानते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या बताया, और इन्होंने जो भी बताया, भूमध्य रेखा पर इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और जबकि ध्रुवों पर सबसे कम। अब आप इनके बीच का ये गैप देखेंगे, ये वाला गैप, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा पर बहुत चौड़े हैं, जबकि यहाँ पर ध्रुवों के पास इनके बीच की दूरी कितनी है, बहुत ही कम है। जबकि अगर हम बात करें अक्षांश की, तो इनके बीच में बराबर दूरी होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है। ठीक है ना,
समझ में आया ना? चलिए बढ़ते आगे। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यानोत्तर की लंबाई समान होती है। तो अक्षांश की लंबाइयां घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो ये भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। उसके बाद हम देखेंगे तो 20 डिग्री की जो ये रेखा है उत्तर में, ये थोड़ी छोटी, फिर ये थोड़ी छोटी, ये छोटी और ये सबसे छोटी, और लास्ट में फिर बिंदु के बराबर। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, तो लगभग जो देशांतर है उनकी लंबाइयां तो समान होगी, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हैं, तो उनकी एक बराबर की लंबाइयां होंगी। अगर ये 111 किलोमीटर है तो ये भी 111 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम अक्षांश की बात करें, अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये 100 किलोमीटर नहीं होगी, ये 98 95 तक होगी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि इनकी लंबाई नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यानोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यानोत्तर को प्रमुख यानोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यानोत्तर 180 डिग्री यानोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। जिस प्रकार अभी हमने विषुवत वृत्त की बात करी, ये विषुवत वृत्त जिस प्रकार से पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है, उसी प्रकार याम्योत्तर, जो प्रमुख याम्योत्तर है, ये पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटती है, ठीक है। अब इनका कहना क्या है कि ये प्रमुख याम्योत्तर जो 0 डिग्री हमने मानी है, ठीक इसके अपोजिट एक और याम्योत्तर होगी जिसको हम 180 डिग्री मानते हैं। अब इतना क्षेत्र पश्चिम और इतना क्षेत्र पूरब, ये इससे डिसाइड होता है, ठीक है। यही चीजें बताना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु क्या होगा? धुबरी। ये सही स्थिति होगी। अब ये जो बताना चाहते हैं वो इस तरीके से बताना चाहते हैं, अगर ये हम पृथ्वी माने, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे हम लेते हैं, अगर मैं इसको पृथ्वी मानूं तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 26 डिग्री, मानो ये 26 डिग्री है, या इसको हटा के हम इस पे ही ले लेते हैं। अब ये 20 डिग्री दी हुई है, तो लगभग इसके हाफ में यहाँ कहीं 26 डिग्री होगी, ठीक है। 26 डिग्री और साथ में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हमने इसको 0 माना है तो ऑफकोर्स पूर्व इधर होगा, 30, 60 और लगभग 90। तो ये बिंदु करीब यहाँ आके मिलेगा। तो ये जो बिंदु है ये धुबरी है। आगे समझ में? ये जो बिंदु है ये धुबरी है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या है? धुबरी। ये लोकेशन निकालने का एक तरीका है। ये टाइम जोन दिया हुआ है। अब जैसे इन्होंने दिया है, ये मैप सीधा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट बुक से इसको कवर कर रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने दिया ये 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा दे दी, उसके बाद फिर +1, +2, +3, ये पूरब की तरफ जितने भी देश हैं वो लगभग घंटों के हिसाब से आगे होते हैं। यानी हम कहें ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इतने ये जो आगे बढ़ेंगे देश पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा हमें आगे का टाइम मिलेगा। और ग्रीनविच से अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे, ग्रीनविच में अगर 12 बजे हैं तो पीछे चलेंगे तो हमेशा 1 घंटा 2 घंटा पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब ये कंसेप्ट हम आगे की तरफ अभी पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट आता है हमारा समय के टाइम में। देशांतर और समय। देशांतर और समय क्या होता है? स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई हमारी बनती है। अगर सूर्य सर पर है और ये कोई है, मानो ये कोई चीनू मीनू कोई भी है, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो लगभग शून्य बनेगी। मानो अब यहाँ पर सूर्य उगा, ये सूरज यहाँ पे सुबह के टाइम पे उगा, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो लगभग इतनी लंबी बनेगी।
ठीक है। इसी प्रकार जब शाम के समय में यहाँ पर सूर्य अस्त होगा तब इसकी जो परछाई बनेगी वो भी करीब लंबी बनेगी। तो ये जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि स्थानीय समय का अनुमान जब हम लगाते हैं तो दोपहर के समय छोटी और सूर्योदय और अस्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती है। ग्रीनविच पर प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि अगर सूर्य सबसे ऊपर यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की स्थिति अगर हम ले लें यहाँ पर ये सूर्य है, तो इसका मतलब क्या है कि इस याम्योत्तर पर, इस वाली रेखा पर सब जगह 12 ही बजे हुए होंगे, चाहे फिर वो ये लोकेशन हो, ये लोकेशन हो या ये लोकेशन हो, सब जगह 12 ही बजे होंगे, यानी दोपहर ही होगी। चाहे किसी की सर्दी हो या गर्मी हो, दोपहर ही होने वाली है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताना चाहते हैं? आगे बताना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है तो, अतः वह स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा या पश्चिम में होगा, उसके समय के पीछे होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये ग्रीनविच की 0 डिग्री याम्योत्तर है, अगर ग्रीनविच से आगे की तरफ है, पूरब में है, तो हमेशा उनका समय प्लस में होगा। अगर यहाँ 12 बजे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 या 5 बजे हुए होंगे, लेकिन आगे मतलब यहाँ दोपहर के 12 हैं तो यहाँ शाम के 4 या 5 बजे होंगे। यही चीज़ अगर हम पीछे पश्चिम की तरफ देखेंगे, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ भी 12 बजने में ही 4 घंटे 5 घंटे होंगे, यानी लगभग 7 बजे होंगे या 8 बजे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को अभी और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। पृथ्वी रोटेट करती है 360 डिग्री, कितने समय में? लगभग 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगी? तो हम करेंगे 360 बटे में 24 बराबर 1 आवर। 1 घंटे में कितना करेगी? इसको काटो जरा, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 15 चौके 60, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी। 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट किया। अब वापिस चलते हैं एक बार अपने मैप पर। ये मैप है हमारा, ये हमारी 0 डिग्री थी जो हमने देखा। अब ये जो 1-1 घंटा आगे दिखा रखा है, ये क्या है? 15 डिग्री। इतना 15 डिग्री पृथ्वी रोटेट करती है जब आगे हम पहुंचते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से इन्होंने समय का चयन किया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लेना। अब भारत की बात आती है यहाँ पर, भारत के बारे में। अब भारत ने जो माना है वो माना है लगभग 82 से 1/2 डिग्री पूरब, इसको समय माना हुआ है, क्योंकि भारत के 68 डिग्री पूरब और 97 डिग्री पूरब ये दोनों ही देशांतर, और इनके बीच में लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, ऐसे ही है ना। तो 2 घंटे बराबर 30 डिग्री, इनके बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए था। अगर सूरज यहाँ पर 6 बजे निकल रहा है तो हम जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं उनको 8 बजे प्रतीत होगा कि सूरज अब उग रहा है। इसलिए भारत ने जो अपना टाइम जोन डिसाइड किया है वो बीच की ही कोई लाइन, अब हम इसके अनुसार ही चलेंगे। अगर यहाँ पर 6 बजे हैं तो हम यहाँ भी 6 ही मानेंगे। हालांकि यहाँ पे 6 बजे गर्मियों में सूरज सर के ऊपर होता है, लेकिन हम यहाँ पर भी 6 ही मानेंगे। ये सिर्फ समय को एक इजी कंसेप्ट देने के लिए इन्होंने किया हुआ है। सबका अपना अपना समय माना गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो जियोइड या गोलाभ, जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है, ठीक है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? कर्क रेखा। पृथ्वी के 3 का ताप कटिबंध है जो मैंने बताए थे आपको। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद फिर शीतोष्ण और उसके बाद फिर शीत, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रीज्ड। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो क्षैतिज इस तरीके से हैं और देशांतर जो लंबवत हैं, ठीक है।
ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय में ही क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के बीच में ही सूर्य ज़्यादातर रहता है, इससे ऊपर और ना इससे नीचे जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज़, जब भारत में 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये ग्रीनविच रेखा है, भारत 82/1/2 डिग्री पर स्थित है, तो लगभग इससे 5 घंटे हम आगे हैं। तो सिर्फ टाइम है, टाइम जोन जो हमने डिसाइड किए हुए हैं उस हिसाब से लंदन हमेशा हमसे 5 घंटे 5.5 घंटे पीछे रहेगा, क्योंकि हम लंदन की सापेक्ष में, भारत हमारा पूरब में है। जो ग्रीनविच रेखा हमने बोली है, मानी है, उसके सापेक्ष में भारत पूरब में है, इसलिए भारत हमेशा 5.5 घंटे आगे रहेगा, क्योंकि उसने जो डिसाइड किया है वो 82/1.1/2 डिग्री पूरब ये टाइम जोन माना है। ठीक, नेक्स्ट, प्रमुख यामानोत्तर क्या है? तो प्रमुख यामानोत्तर क्या है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक है? तो शीत कटिबंध मैंने बताया था आपको ध्रुवों के पास, यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, ध्रुवों के पास। देशांतर कुल कितने हैं? देशांतर कुल हैं 360। पृथ्वी 0 डिग्री हमने ये माना था, इसके पीछे 180 माना था, तो जो 180 की जो लाइन है वो एक ही है और एक 0 की लाइन, तो इधर से 59 और इधर से, ठीक है ना, इधर से 90 और इधर से 90 और इधर 180 की सेम लाइन है, तो जाएंगे 360। ये शायद कुछ गलत हो गया, 180 और 180 की बात करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूँ। ये पृथ्वी है और हमने माना है 0 डिग्री, ये यामानोत्तर 0 डिग्री, तो इधर से जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो लगभग 180 डिग्री, और इधर जब चलेंगे पूर्व की तरफ तो 180 डिग्री, लेकिन इसके अपोजिट जो 180 डिग्री की लाइन है वो एक ही लाइन है, पूरब और पश्चिम दोनों, तो 180 डिग्री दोनों का सेम है, तो इधर 179 और इधर 179, ठीक है, इनको मिला के होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक एक हो गई, 2 179 ये लगभग हो गया कितना, 9 9 दूनी 18 और ये 14 15 158 और एक और तो 3, तो लगभग 360 डिग्री, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है कहाँ पर? तो दक्षिण में ही होगा, सीधी सी बात है। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड मतलब एक नया शब्द है ग्रिड। ग्रिड होता है एक इस तरीके का पैटर्न, तो इसने पूछा ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का जाल है ग्रिड, ठीक है ना। आगे मकर रेखा, तो 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ, क्योंकि दक्षिण में है। भारत का मानक यामानोत्तर क्या है? समय वाला, टाइम वाला जो मैंने बताया, 82 से ही 1/2 डिग्री पूरब। 0 यामानोत्तर ये भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ घटती है? तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा और ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, कम होती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव व्रत गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव व्रत कहाँ होगा? उत्तर में, ठीक है। चैप्टर समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते चले, और वीडियो अच्छी लगे तो जो भी आपका कुछ भी रिव्यू हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।